नमस्कार दोस्तों, अवतार आईएएस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बहुत से बच्चों के अनुरोध पर आज अवतार सर स्पेशली हिंदी का लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें हम आज हिंदी वर्णमाला को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। हिंदी भाषा के बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखो, भाषा क्या होती है, सबसे पहले ये समझते हैं भाषा क्या होती है। जब कोई भी भाषा हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, फ्रेंच हो, स्पेनिश हो या कोई भी भाषा हो, जितनी भी दुनिया में भाषाएं हैं, सारी भाषाओं की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है? भाषाओं की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ती है कि हम अपनी भावनाओं को सामने वाले को व्यक्त कर सकें और हमारे जो उद्देश्य हैं वो उद्देश्य वो व्यक्ति समझ ले। अब उद्देश्य को समझने के लिए बहुत सारे विकल्प हो सकते हैं, उसके लिए भाषा ही क्यों? देखो, भाषा जो है ना वो भाषा शब्द से बना है संस्कृत के, और भाषा का मतलब होता है बोलना। बोलना मतलब हम कुछ बोलेंगे, आप उसे समझेंगे, आप समझेंगे तो हमारी जो उद्देश्य है, जो हमारी भावना है वो आप समझ जाएंगे। हम क्या कहना चाहते हैं वो आप समझ जाएंगे, उसका एक अर्थ निकालेंगे। प्रत्येक शब्द या प्रत्येक उसका एक अर्थ होता है, उसका अर्थ निकालेंगे, आप समझ जाएंगे। तो क्या प्रत्येक भाषा ही अपनी भावना को व्यक्त करने का होता है? तो ना, एक मूक लैंग्वेज भी होती है। मूक मतलब इशारों में। आपने देखा हो जो बागरों की भाषा है, बागरों की भाषा से मतलब है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, शायद आप समझ जाएं। मतलब क्या होगा? मतलब एक बहुत सिंपल सी बात है, मुलायम सिंह यादव, मतलब मुलायम सिंह यादव। इसको मैंने जो है ना मूक भाषा में कहा है। जैसे मैं कहता हूँ, मान लो एक और वो करता हूँ, मतलब अवतार सिंह यादव, तो अवतार सिंह यादव हो गए। कहने का मतलब है कि इशारों में भी हम बात करते हैं। जैसे हमने एक इशारा किया तो आपने कह दिया ठीक है, मतलब हमने कहा क्या हाल है, तो आपने बोल दिया ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो ये भी एक होता है। हम मुस्कुरा दिए और हमने आंखों से इशारा किया तो आप समझ गए कि ये कुछ जानना चाहते हैं या किसी और संकेत कर रहे हैं। ये सब चीज़ें क्या होती हैं? ये सब चीज़ें होती हैं अपनी, मतलब कम्युनिकेट करना, मतलब अपनी चीज़ों को संप्रेषित करना या अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक तरीका होता है। तो भावनाओं को व्यक्त करने के एक तरीके होते हैं। अब समस्या ये है कि जब हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर दिए तो फिर हमें भाषा की जरूरत क्यों है? किसी खास भाषा की, किसी खास मतलब एक उसके रूप की, आकार की जरूरत क्यों है? जिस भाषा को है हम बोल रहे हैं, फिर उसे रूप या आकार कैसे दे? देखो, होता क्या है, जब व्यक्ति आमने सामने होता है तो आमने सामने होता है तो ठीक है, वो इशारे में बात कर लेगा। आमने सामने होता है तो वो बोल के बात कर लेगा। भाषा मतलब बोलना, बोल के बात कर लेगा, बोल के वो समझ लेगा। लेकिन अगर हमें अपनी भावना, आप हमारे सामने नहीं हैं, आप कहीं और हैं, कहीं दूसरी जगह हैं, और हमें अपनी भावना या उद्देश्य आप तक पहुंचाना है, आप तक व्यक्त करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जो बोल रहे हैं उस बोलने वाले शब्द, अक्षर या वर्ण को हमें एक आकार देना पड़ेगा, जिस आकार को हम पेन से कॉपी पे लिख सकें। जब हम उस आकार को लिख देंगे और वो चीज़ आप तक पहुंच जाएगी तो आप उसे रीड कर लेंगे। आप जब उसे रीड कर लेंगे तो आप उसे पढ़ लेंगे। जब आप उसे पढ़ लेंगे तो आप हमारी भावनाओं को समझ जाएंगे, आप हमारे उद्देश्य को समझ जाएंगे। उसे बोलते हैं अपन पत्र व्यवहार। तो इसी पत्र व्यवहार के नज़रिए से या इसी के लिए जो बाहर होते हैं, जो चीज़ हम करना चाहते हैं, जो चीज़ हम डिमांड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासन में, समाज में, ये सब मैसेज फैसेज, इनकी सब की ज़रूरत क्यों पड़ी है? तो इनकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारी एक अपनी भाषा है, अपनी बोली से भाषा बनी, भाषा से एक आदर्श रूप लिया। और आदर्श रूप लेने का मतलब है कि दुनिया में जितनी चीज़ें हम जानते हैं, जितनी चीज़ों से हम परिचित हैं, जितनी चीज़ें हम संपर्क में रखते हैं, जितनी चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, उन सब चीज़ों को, वैचारिक उन महत्वों को हम अगर कॉपी पे उतार देते हैं या एक प्लेटफॉर्म पे ला देते हैं, तो उस प्लेटफॉर्म पे लाने से हमें एक स्पष्ट हो जाता है कि सामने वाला जो है ना वो समझ जाता है। पेपर को हम पढ़ते हैं, अब जैसे आपको मान लो तमिल पेपर दे दिया जाए, तेलुगु पेपर दे दिया जाए, मलयालम का पेपर दे दिया जाए, तो आप नहीं समझ पाएंगे। क्यों नहीं समझ पाएंगे? क्योंकि ना तो उनकी आपको भाषा, यानी ना उनके बोलने के तरीके को आप जानते हैं, और ना उनके जो लिखा हुआ स्वरूप है, उनके जो वर्णमाला का स्वरूप है, ना उसकी वर्णमाला के रूप को जानते हैं। अगर आप उनके रूप को जानने लगे और उनकी बोलने के तरीके, यानी बोलने के तरीका या बोली को जानने लगे, तो फिर आप जो है ना उसे पढ़ लेते हैं।
ऐसे इंग्लिश है, इंग्लिश को आप जान लेते हैं क्योंकि आप जानते हैं इंग्लिश के बारे में, थोड़ा बहुत ही जानते हैं। बस भाषा का यही रोल होता है, भाषा को इसी नज़रिए से देखना चाहिए। देखो हिंदी बेल्ट में जो है ना, हिंदी बेल्ट के जो राज्य हैं, सभी राज्यों में जो स्टेट की जो वैकेंसियाँ होती हैं या स्टेट की जो सेवाओं के लिए जो नौकरियाँ निकलती हैं, उन सभी नौकरियों में हिंदी भाषा का बहुत बड़ा रोल होता है। उसमें एक पेपर भी होता है, प्री में भी होता है, मेंस में भी होता है, उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। अधिकतर एग्जाम में हिंदी का प्लेटफॉर्म बढ़ता चला जा रहा है और हिंदी बेल्ट में तो प्रॉपर है ही उसका। अगर नेशनल लेवल पर देखा जाए तो नेशनल लेवल पर भी आप यूपीएससी जो भी एग्जाम करवाती है तो कंपलसरी हिंदी और कंपलसरी इंग्लिश का पेपर होता है उसमें, तो कंपलसरी हिंदी भी आपको आना चाहिए, वो भी ग्रामेटिकल होता है। मतलब सीधी सी बात है, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे अधिकतर जनसंख्या हिंदी बोलने वाली है, तो हमारा दायित्व बनता है, उद्देश्य बनता है कि हम उसको जो है ना, इस भाषा को कम से कम जानें, इस भाषा को समझें। और जब हम इस भाषा को समझने लगते हैं तो फिर हमारे इस पर पकड़ बनने लगती है। देखो बहुत सारी चीज़ें होती है, हम बोलते हैं, भाषा को बोलते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन हम ग्रामेटिकल प्रोसेस जो होता है ना, वो ग्रामेटिकल प्रोसेस को नहीं अपनाते। हमें केवल इन ग्रामेटिकल प्रोसेस, मतलब व्याकरण के जो सूत्र होते हैं या व्याकरण के जो नियम होते हैं, व्याकरण के नियमों पर ध्यान देना बहुत सरल होता है, उन पर ध्यान देना, बशर्ते एक बार अपन एक तरह से एकाग्रचित्त होके जो है ना, इसको बहुत सरल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अगर सरल तरीके से हम समझ लेते हैं, इसका चिंतन करते हैं, दिमाग में बैठा लेते हैं, तो बहुत आसानी से जो है ना हम इसको हैंडल कर सकते हैं, हमें इसमें कोई कठिनाई नहीं हुई। जैसे हम देखते हैं कि भाई जैसे मान लो हिंदी भाषा में जो है ना, बोलने की प्रक्रिया के तहत जो है ना, यानी सबसे छोटी इकाई क्या है? सबसे छोटी इकाई मान लो ध्वनि है। अब इस ध्वनि को देखते हैं हम, ध्वनि या वर्ण है, ध्वनि को समझते हैं। ध्वनि का मतलब होता है कि जब हम किसी वर्ण को उच्चारित करते हैं और उसके उच्चारित करने में जिस प्रकार की ध्वनि मुंह से निकलती है, तो उस प्रकार की ध्वनि निकलती है तो उसे हम ध्वनि कह देते हैं। ध्वनि को हम स्वरों में लेते हैं। देखो किसी भी वर्ण को बिना स्वर की सहायता से नहीं लिया जा सकता, बोला जा सकता है। जैसे हम लिखते हैं मान लो का, तो मैंने का लिखा है तो मैंने का बोला है। अब इस का को एक्चुअल में जो मूल वर्ण है इसका, वो मूल वर्ण क्या है? इसका मूल वर्ण है का और आ, इस पे आ बैठा हुआ है। इस आ को उतार देता हूं मैं। अब इसके बाद इसका उच्चारण करिए आप, तो आप उच्चारण नहीं कर पाएंगे, आप कहेंगे का, तब भी आ आएगा। मतलब बिना आ के आए आप इसे बोल के दिखा दीजिए, नहीं बोल सकते हैं। यानी प्रत्येक वर्ण में किसी न किसी ध्वनि की आवश्यकता पड़ती है। अब प्रत्येक वर्ण में किसी न किसी ध्वनि की आवश्यकता पड़ती है, तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि हर वर्ण जो हमारी वर्णमाला है उसमें स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। यानी ध्वनि से मतलब होता है मेरा स्वर से। तो बात करते हैं कि स्वरों का क्या होता है। स्वरों को हम बाद में देखते हैं, पहले हम देखते हैं ध्वनि के स्वरूप को या वर्ण के इस रूप को देखते हैं। तो हमारे पास जो है ना, वर्ण व्यवस्था में जो वर्णों का है, तो दो प्रकार से हम इसे हिंदी में वर्णमाला में लेते हैं। हिंदी वर्णमाला में क्या होता है, एक तो होता है उच्चारण के आधार पे, उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है, और एक होता है लेखन के आधार पर। लेखन का मतलब होता है जब हम अपनी उच्चारित चीज को या जब हम अपनी ऐसी चीज़ों को जिनका उच्चारण अलग अलग है या मिलके भी उच्चारण हो सकता है, उनको लिखते कैसे हैं, टंकण मुद्रण कैसे करते हैं, टाइप मशीन के द्वारा या अपनी लेखनी के द्वारा उनको पेपर पे कैसे उतारते हैं, तो वो होता है लेखन के आधार पर। अब फिर एक सवाल उठता है कि मैंने बात की है हिंदी में, अब आता है कि मूलतः हिंदी में, मूलतः हिंदी का मतलब होता है कि हिंदी की वर्णमाला से इतर नहीं जाना चाहिए, हिंदी की वर्णमाला से बाहर नहीं जाना चाहिए वो वर्ण। तो फिर हम मूलतः हिंदी में बात करते हैं। अब मूलतः हिंदी दूसरा होता है कि मूलतः हिंदी में लेखन के आधार पे वर्ण कितने होते हैं वर्णमाला में, और उच्चारण के आधार पर वर्ण कितने होते हैं मूलतः हिंदी में। और फिर आता है हिंदी में लेखन के आधार पर वर्ण कितने होते हैं और उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण होते हैं। अगर इन दोनों में देखा जाए तो उच्चारण के आधार पर वर्णों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि उच्चारण में स्पष्टता रहती है। लेखन में तो मिक्स्ड भी हो जाते हैं, एक वर्ण जो है ना, दो वर्ण मिलके एक वर्ण भी बना देते हैं, लेकिन उच्चारण में जो है ना, उनका जो उच्चारित दो वर्णों का स्वरूप अपने आप उभर के सामने आ जाता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि हम बात करते हैं जैसे उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर मूलतः हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी हो सकती है, तो आप देखो उच्चारण के आधार पर मूलतः शब्द से यह मतलब होता है कि केवल हिंदी की वर्णमाला के ही सब वर्ण लेंगे हम, और इसके अलावा और किसी और वर्ण को नहीं लिया जाएगा। मूलतः हिंदी में वर्णों की संख्या
वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो देखो, एक तो होता है, बात हो रही है उच्चारण के आधार पे। उच्चारण से मतलब होता है कि उस वर्ण का उच्चारण या उस ध्वनि का उच्चारण एक सा नहीं होना चाहिए, डिफर करना चाहिए, कोई अंतर होना चाहिए। तो देखो, एक तो हम लेते हैं छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई। देखो इसका उच्चारण कैसे करते हैं, आ, इसका उच्चारण करते हैं आ, ई, इसको कहते हैं ऊ, ए, आए, ओ, आओ। अम और आहा को हम नहीं लेते हैं, अम और आहा को नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते, इसको हमने ब्लॉक कर दिया। और यहाँ पे जो है ना, ये एक ऋषि भी आता है, उसको भी हम ब्लॉक किए हैं, उसको भी नहीं लेते हैं, क्योंकि ऋषि में रा का उच्चारण हो जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ध्वनियाँ आई हैं, तो देखो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 2, 10, यानी हमारे पास जो है ना केवल 10 स्वर हैं, 10 स्वर हमने ये ले लिए। इसके बाद जो हमारे पास जो है ना का वर्ग से मतलब होता है का की लाइन में कौन कौन सा होता है। तो का होता है, खा होता है, गा होता है, घा होता है और णा होता है। तो ये 5 हो गए। तो का वर्ग के हमने 5 वर्ण ले लिए। फिर इसके बाद आता है चा वर्ग के हमने 5 वर्ण ले लिए। फिर इसके बाद आता है टा वर्ग के हमने जो है ना 5 वो ले लिए। फिर आता है ता वर्ग के जो है ना हमने 5 वर्ण ले लिए। और इसके बाद आता है पा वर्ग का जो है ना हमने 5 वर्ण ले लिए। तो देखो 25 वर्ण हमारे पास ये हो गए। 25 वर्ण जो हो गए हमारे पास, वो 10 जे थे, यानी टोटल हमारे पास हो गए 25 प्लस 10। इसको हमने अलग कर लिया, ये 25 प्लस 10 यानी 35 हो गए हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि और क्या बचा हमारे पास। तो देखो, एक होता है हमारे पास यहाँ पे जो वर्ण मिक्स्ड नहीं हो। तो देखो या, रा, ला और वा, ये हो गए या, रा, ला, वा। और दूसरा है हमारे पास शा और हा, यानी ये हो गए 4, ये हो गए 4, ये हो गए। हमारे पास कितने हो गए, 8 हो गए। अब 8 में हम देखते हैं कि 8 ये हो गए हमारे पास 25 जैसे, तो 25 और 10 35, 35 और 5 40 और 3 43 हो गए हैं। 43 वर्ण हमारे पास हो गए हैं। और 2 वर्ण होते हैं हमारे पास द्विगुण व्यंजन, द्विगुण। इनको भी हम उच्चारण अलग करते हैं, द्विगुण व्यंजन यानी ढा और ढा। तो ये हमारे पास कितने हो गए, टोटल हमारे पास कितने हो गए, टोटल हमारे पास हो गए देखो 25, 10 और 8, यानी 25, 10, 35, 5, 40, 43, 44, 45, टोटल हमारे पास हो गए 45। यानी हम ये कह सकते हैं कि मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर मूलतः हिंदी में वर्णों की संख्या 45 है। ये 45 कैसे आई है, ये हमारा एक मैटर निपटा है। ये 45 कैसे आई है, ये 45 पचम 25, ये वर्गीय व्यवस्था से आए 25, 8 ये आ गए हैं आपके 25 और 5 30 और 3 33, 33 और 2 द्विगुण में यानी 35, 35 और 10 45, यानी ये हमारे पास 8 वर्ण आ गए। अब आता है कि लेखन के आधार पर मूलतः हिंदी में, अब बात होती है कि मूलतः हिंदी में लेखन के आधार पर, तो ये चीज़ अगर आप देखते हैं, इस चीज़ को आप उतार सकते हैं, इसको पॉज करके जो है ना आप उतार सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। फिर आता है कि आप लेखन के आधार पर कैसे होते हैं, तो मूलतः हिंदी में वर्णों की संख्या किसके आधार पर, लेखन के आधार पर। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे उच्चारण की जगह अपन क्या कर देते हैं, लेखन के आधार पर। लेखन के आधार का मतलब होता है लिखने की, यानी टंकण की प्रक्रिया। अब टंकण की प्रक्रिया को हम देखते हैं तो देखो हमारे पास 45 वर्ण पहले ही से थे, 45 वर्ण हमारे पास पहले ही से थे। अब 45 वर्ण जो हमारे पास पहले से थे तो हमारे पास 3 मात्राएं छूट रही थी। देखो अंग, आहा और ऋषि, 3 मात्राएं छूट रही थी। तो ये कितना हो गया, ये मात्राएं थी, ये 3 मात्राएं थी। इसके बाद हमारे क्या छूट रहा था, 4 व्यंजन हमारे पास वो थे जो व्यंजन संयुक्त व्यंजन थे। 4 संयुक्त व्यंजन है, ये संयुक्त व्यंजन थे। तो ये आपके कितने हो गए, 45 और 3 48 और 49 50 51 52, मतलब ये हो गया टोटल हमारे पास 52। ध्यान रखना, मूलतः हिंदी की बात हो रही है कि मूलतः हिंदी में वर्णों की संख्या लेखन के आधार पर कितनी है, तो लेखन के आधार पर 52 है, ये आप समझ सकते हैं। अब इसके बाद अगर बात आती है कि हिंदी में, तो हिंदी में देखते हैं, आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना,
मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर, मूलतः हिंदी में लेखन के आधार पर, इसको बिल्कुल आप डिफाइन करो, एकदम अलग लिख के रखो। और जैसा मैंने किया है शॉर्ट में, आपको ऐसा नहीं करना। देखो हर बार आपको पूरी लाइन लिखना है। क्या पता तुम्हें जो है ना कक्षा 5 में पढ़ा होगा, 6 में पढ़ा होगा, और अब तुम हो गए 20 साल के, 25 साल के। अब 25 साल पहले कक्षा 5 की तो 6 की तो याद रही नहीं, तो आपने कहा कि भाई ऐसा होता, पता लगा एक अक्षर इधर के उधर लिख गया, एक बार इधर के उधर लिख गया, और बस काम उठ गया। इसको लिखो, इसको बाकायदा एक सेपरेट नोट्स बनाओ एक पेज पे। और इसके बाद अपन बात करते हैं अब हिंदी में। हिंदी का मतलब होता है कि आगत शब्द भी हम इसको जोड़ेंगे। आगत शब्द से मतलब होता है कि जो शब्द और आए हैं। अब और शब्द मतलब हमारी वर्णमाला में समाहित हो गए। तो देखो हमारी वर्णमाला में जो है ना समाहित कितने हो गए? समाहित हो गए, एक तो जा हो गया, एक हो गया फा, ये नुक्ता बोलते हैं इसको, नुक्ता। एक हो गया जा, और एक हो गया फा, और एक हो गया ओ, ऑकलैंड वाला ओ। ये 3 शब्द हमारे पास जो है ना, ये कैसे हैं, ये मतलब इसमें समाहित हो गए। तो अभी पहले कितने थे अपने पास? पहले जो है ना उच्चारण के आधार पर हिंदी में शब्दों की संख्या, वर्णों की संख्या कितनी होना चाहिए। उच्चारण के आधार पर अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पे देखो पहले अपने पास थे कितनी, टोटल 45 थे। अब यहाँ पे देखो उच्चारण के आधार पर 45 थे, तो क्या ज, देखो जा और ज में अंतर होता है, फा और फा में अंतर होता है, दोनों में अंतर होता है, तो इसके उच्चारण अलग हो रहे। ओ, लेकिन ओ का अंतर जो है ना वो दिखाई नहीं दे रहा। हमारा ओ और इसका ओ का उच्चारण एक सा हो रहा है, इसलिए हम इसको नहीं लेते हैं। तो उच्चारण के आधार पे हमें 2 वर्ण मिल गए, तो टोटल कितना हो गया? 47। अगर आपसे वो पूछे कि हिंदी में, हिंदी वर्णमाला में, तो इसका मतलब होता है कि दूसरे जो वर्णमालाएं थी, दूसरे देशों की वर्णमालाएं हैं, तो उनकी वर्णमाला के शब्दों को जो हमने समाहित कर लिए वो भी ले सकते हैं। तो 45 हमारे पास पहले थे, 2 और मिल गए, तो कितना हो गया? 47। हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होगी? 47 होगी। अब आती है कि हिंदी वर्णमाला में किसके आधार पे? लेखन के आधार पे वर्णों की संख्या कितनी होगी? तो हमारे पास पहले कितनी थी? हिंदी वर्णमाला मूलतः हिंदी में 52 थी हमारे पास, तो अब कितनी हो जाएगी लेखन में? अब लेखन में जो है ना 3 और मिल जाएंगे। एक तो जा मिल जाएगा, जौ, एक फौ मिल जाएगा, और एक ओ मिल जाएगा, ये मिल जाएगा ओ। तो ये 3 और मिल जाएंगे, तो कितनी हो जाएगी? 55 हो जाएगी। देखो आप गलतियां करके आते हैं एग्जाम में वर्णमाला से संबंधित, आपकी गलती का राज आपके अंदर, आपके प्रश्न में छुपा हुआ था। आप गलती क्यों करते हैं? वो पूछ क्या रहा, तुम बता क्या रहे। जैसे कहा कि ओवरऑल अगर पूछा जाए, जैसे उसने मूलता नहीं दिया, हिंदी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, या हिंदी में सीधा पूछ लिया, तो मैंने आपको बताया उच्चारण के आधार पर जो है ना उसको वैधानिकता दी जाती है, उसको वरीयता दी जाती है। उच्चारण के आधार पर ही आप उसे कोड कीजिए, जब तक वो हिंदी वर्णमाला को आपको शो ना कराए कि आपको आंसर क्या देना है। मतलब अगर वो कहे कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या लेखन के आधार पर कितनी है, या हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है, और आपके आंसर जो 4 आंसर दे रहा है, 4 आंसर खुद बता देंगे कि उसे जाना कहाँ है, आपको क्या डिसीजन लेना है। तो आज मैंने आपको बताया है क्या वर्णमाला से संबंधित चीज़ें। अब मैं आपको बताऊंगा अगले चरण में। देखो हिंदी का जो टाइटल है वो 10-15 मिनट का टाइटल है। हर 10-15 मिनट में मैं आपको जो है ना एक नए तरीके से, एक नई चीज़ को लेके आऊँगा। कल मैं स्वरों के यानी ध्वनियों के बारे में चर्चा करूँगा। ध्वनियों का इजाद कैसे हुआ, कैसे अस्तित्व में आई, हमारे मुँह से निकलती कैसे, आखिर ये गले में है क्या, कौन सा स्वर तंत्र लगा हुआ है जिससे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आप बड़े प्यार से सुन रहे होगे, तो मुझे तो ये उम्मीद नहीं है शायद है, या लगन से सुन रहा होगे, क्योंकि तुम्हारा तो लगन टिकटॉक पे लगा था वो बंद हो गया है। चलो ये तो अच्छा हुआ, कम से कम मॉर्निंग मॉर्निंग का टिकटॉक बंद हुआ, तो अन्य जगह तो दिमाग लगाएंगे, कम से कम पढ़ाई में तो दिमाग लगाएंगे। नहीं तो भी तो टिकटॉक मेरे नज़रिए से तो और भी बहुत सारी चीज़ें बंद कर देना चाहिए, तो शायद वे वापस आ जाएँ पढ़ाई की ओर। नहीं तो भी तो मस्ती मार रहेंगे। चलो कोई बात नहीं, मारो मस्ती मारो, तो सब चलता रहता है दुनिया में। वैसे भी तुम्हें करना क्या है, बड़े हो जाओगे तो फिर क्या करना है बताइए। अपने आप 10-50 लाख रुपया देंगे, बिजनेस शुरू करवा देंगे, और कोई टेंशन की तो बात ही नहीं है। या तब तक पढ़ना है जब तक ब्याह ना हो जाए, जैसी पक्यात आती है, पक्यात के बाद पढ़ाई बंद हो जाती है। बस वैसे तो मोड़ा IAS की तैयारी कर रहा है, बस एक बार पक्यात आई, टंटा खत्म। तो आप उस सब चीज़ों को छोड़ के जो है ना इस पर थोड़ा सा ध्यान दो,
और कल मैं जो है ना आपको स्वरों के बारे में बताऊंगा कि स्वरों का इजाद कैसे होता है, स्वरों का हम निर्धारण कैसे करते हैं, स्वर मिलके कैसे कौन सा स्वर बनाते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा। कोशिश करूंगा कि आपको जो है ना एग्जाम की स्टेप बाय स्टेप में बेहतरीन तैयारी करा सकूं। तो कल मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।